सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं। तो इस टॉपिक्स के बारे में आज हम जानकारी रखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसकी एकात्मक और संघात्मक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। तो इसको इस प्रकार से हम इन बिंदुओं में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बताएंगे प्रस्तावना, उसके बाद में है यहाँ पर शब्द प्रयुक्त हुआ है फेडरल। फेडरल का अर्थ क्या है, यूनियन का अर्थ क्या है। उसके बाद में भारत का जो संविधान है उसकी फेडरल फीचर्स, संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो जब भी आपके पास में ये क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप में 16 या 20 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपने बताना है सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे कि भारत का संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ। तो ये जानकारियां, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है संविधान के बारे में, वो बातें आप यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ बताएंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है उसको लागू कर दिया गया। इसमें मूल रूप से यहाँ पर हम बात करें कि संविधान में मूल रूप से 395 हैं, वो यहाँ पर आर्टिकल थे। यदि हम पार्ट्स के बारे में बात करें, इसके भागों के बारे में बात करें, तो इसमें 22 भाग थे। और यदि हम इसमें शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8 मूल रूप से अनुसूचियां थी। तो ये जानकारी आप रखें। इसमें अभी वर्तमान में ये जो अनुसूचियां हैं इनकी संख्या 4 और हो गई है, बढ़ गए हैं 4, और वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 12 हो गई है। तो ये जानकारियां आप इसमें बताएंगे। वर्तमान समय में हमारे देश का जो संविधान है उसमें 104 संवैधानिक संशोधन अभी तक की जो डेट है, आज तक का जो समय है, वहां तक अभी हो चुके हैं। तो ये जानकारियां आप इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें और वह है फेडरल का अर्थ, संघ का अर्थ। संघ जिसे अंग्रेजी में यहां पर फेडरल कहा जाता है। फेडरल शब्द लैटिन भाषा के फोडस से बना है और फोडस का अर्थ होता है संधि या समझौता। तो संधि या समझौता होता है। सामान्यतः इसके बारे में आप जानकारी इस प्रकार से रखेंगे कि शुरुआत में फेडरल का यदि सबसे सटीक एग्जाम्पल आप मानना चाहें तो यहाँ पर सबसे सटीक एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में शुरुआत में 13 जो छोटे छोटे उपनिवेश थे उन्होंने परस्पर मिलकर एक बड़े जो देश है उसका निर्माण यहाँ पर किया था। जैसे 13 शुरुआत में छोटे छोटे उपनिवेश थे, इस प्रकार से आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और ऐसे ये अलग अलग नंबरिंग में थी। ठीक है, इन्होंने परस्पर मिलकर एक बड़े देश का निर्माण किया। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे इकाइयां हैं वो परस्पर मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर ये रहता है कि जहां पर भी फेडरल के बारे में बात करें तो वहां पर शक्तियों का विभाजन रहता है। केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी रहती है, इकाइयां आप कहें। इसके साथ में वहां पर लिखित संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। साथ में जो संविधान होता है वो सर्वोच्च वहां पर माना जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये फेडरल के बारे में है। सिंपल तरीके से आप फेडरल का अर्थ इस प्रकार से बता सकते हैं कि फेडरल जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, फोडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम अमेरिका को मानते हैं। और अमेरिका में छोटे छोटे जो उपनिवेश थे उन्होंने परस्पर मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण किया और इस प्रकार से हम इसको फेडरल स्टेट कहते हैं। जहां पर छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं उसे हम फेडरल कहते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें और वो है यूनियन। यूनियन में आप बताएंगे कि जिसमें सबसे पहले एक बड़ा जो राज्य है वो अस्तित्व में आता है। उसके बाद में वह राज्य अपने प्रशासन को चलाने के लिए अनेक भागों में बांट लेता है। ठीक है,
जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इस प्रकार से ये इंडिया आप देखते हैं, तो भारत में क्या किया कि अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने आप को अनेक प्रकार से यहाँ पर जो राज्य हैं उनमें उन्होंने विभाजित कर लिया। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ पर जरूर रखेंगे। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर 6 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये क्या है कि सबसे पहले इंडिया अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, और उसके बाद में भारत ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अपने आप को अलग अलग भागों में बांटा। तो यहाँ पर यूनियन का आप अर्थ इस प्रकार से बताएंगे कि सबसे पहले एक बड़ा जो देश है वो अस्तित्व में आता है, फिर वह देश अपने प्रशासन को चलाने के लिए छोटे छोटे इकाइयों में अपने आप को विभाजित कर देता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको हम यूनियन कहते हैं। अभी हम बात करें नेक्स्ट में, और वह है यहाँ पर कि भारत का जो संविधान है उस संविधान की संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है। तो यहाँ अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं, फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में एक जानकारी और आप रख लीजिएगा कि जब संविधान का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था तो उस दौरान ये सबसे बड़ा एक विषय बना हुआ था कि भारत है, भारत को क्या बनाया जाए, भारत को यूनियन बनाया जाए या फेडरल बनाया जाए। यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी विशिष्ट रूप में यहाँ पर कह दिया कि भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत का जो निर्माण है वो अनेक प्रकार के छोटे छोटे राज्यों ने किया है। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में पहले ही वहां पर कह दिया था। यद्यपि आप इसके बारे में और जानकारी रखना चाहें कि भारत का जो संविधान है, संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखें और तो यहाँ आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 1, सबसे पहला ही अनुच्छेद, आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस शब्द की इंपॉर्टेंस रही होगी, महत्व यहाँ पर रहा होगा कि पहला ही अनुच्छेद है, उसी में ही इस बात का वर्णन किया गया था कि जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अथवा भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 1 बताता है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो यूनियन शब्द का प्रयुक्त हुआ है, फेडरल का नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो देश है उसमें संघात्मक विशेषताएं मिलती हैं। वो किस प्रकार से हैं वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च यहाँ पर माना जाता है। हमारे देश में न तो यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट सर्वोच्च है, न यहाँ पर कोई पीएम सर्वोच्च है, न यहाँ पर कोई गवर्नर सर्वोच्च है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च व्यवस्था है हमारे देश में, वो है हमारे देश का संविधान। तो भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में भी ऐसा ही है, अमेरिका में भी संविधान को वहां पर सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे हम कठोर संविधान कहते हैं। कठोर का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि कोई लकड़ी है वो कठोर है, नो। भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो तरीका है वो कठोर तरीका भी अपनाया गया है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे, यूएसए में वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर उनके संविधान संशोधन का जो तरीका है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो भी 2/3 बहुमत, वहां पर सीनेट है वो भी 2/3 बहुमत, प्लस में जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राज्य अपने 3/4 बहुमत, और इसके बाद में प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के माध्यम से अमेरिका में संशोधन होता है। तो अमेरिका में अभी तक वहां पर संशोधन के बारे में हम बात करें तो 27 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पर हम इंडिया के बारे में जानकारी रखें तो हमारे देश में भी ऐसा ही है। जैसे इंडिया, हमारे देश में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। जैसे लोकसभा का भी 2/3 बहुमत, और यहाँ पर राज्यसभा का भी 2/3 बहुमत, प्लस में आधे राज्यों से अधिक की स्वीकृति, तो 50% +1।
जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनकी यहाँ पर स्वीकृति की आवश्यकता होगी और फिर उसके बाद में है प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो संविधान संशोधन का जो तरीका अपनाया गया है वो कठोर संविधान संशोधन का तरीका भी अपनाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है और वह है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। ये जानकारी आप सभी रखते होंगे कि हमारा देश है, हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जिसमें आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आर्टिकल जो है वो है 395। यदि हम इसमें पार्ट्स के बारे में बात करें, इसके भागों के बारे में बात करें तो वो है 22। यदि इसमें हम शेड्यूल्स के बारे में बात करें, अनुसूचियों के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पर अभी वर्तमान समय में 12। संघात्मक सरकार की, फेडरल सरकार की या फेडरल संविधान की विशेषता होती है कि वहां पर जो भी संविधान होगा वो लिखित रूप में आपको मिलता है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का जो संविधान है वो भी लिखित रूप में आपको मिलता है। 7 अनुच्छेद हैं और उन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से अमेरिका का संचालन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें और वो है डिविजन्स ऑफ पावर। शक्तियां हैं, उनका विभाजन किया गया है। इसमें सबसे पहले आप अमेरिका में आए। अमेरिका में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले यूएसए को मानते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर इंडिया को मानते हैं। ठीक है, यूएसए में आप स्टडी करें तो वहां पर भी आपको 3 प्रकार से शेड्यूल्स वहां पर मिलेंगे। एक वहां पर लिस्ट मिलती है फेडरल लिस्ट, दूसरी वहां पर लिस्ट मिलती है स्टेट लिस्ट, तीसरी वहां पर जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। साथ में जो रेज्यूडरी पावर है वो भी वहां पर है, लेकिन रेज्यूडरी जो पावर है वो अमेरिका में राज्यों को सौंपी गई है। तो यहाँ पर फेडरल के बारे में बात करें तो अमेरिका में फेडरल पर जो कानून बनाता है वो वहां पर संघीय सरकार, जिसमें राष्ट्रपति कार्य करता है। यहाँ पर स्टेट्स के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में बात करें तो वहां पर राज्य सरकारें बनाती है, जिसमें राज्यपाल कार्य करता है। कंकरेंट में है वो दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके साथ में है रेज्यूडरी, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां अमेरिका में राज्यों को सौंप दी गई। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। आपको इंडिया में भी यही है कि यदि आप यहाँ पर लिस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया में यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है वो यूनियन लिस्ट है, संघीय सूची है। फिर यहाँ पर स्टेट लिस्ट बनाई गई है, राज्य सूची बनाई गई है। फिर यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट बनाई गई है, समवर्ती सूची बनाई गई है। तो ये अनुसूचियां भी अमेरिका की भांति यही हमारे देश में मिलती है। तो इस प्रकार से हम इसको संघात्मक राज्य की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रखें कि यूनियन जो लिस्ट होगी इसमें जो विषय हैं उनकी संख्या वर्तमान समय में हम बात कर रहे हैं, और या फिर आप मूल रूप से यहाँ पर बता सकते हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर जो इसमें विषय शामिल हैं वो 98 हैं, 98 विषय हैं। स्टेट लिस्ट के बारे में हम बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान में 59 है, और यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट के बारे में हम बात करें तो इनकी संख्या वर्तमान में 52 है। ठीक है, मूल रूप से हम बात करें तो जब संविधान बना तो उस दौरान यहाँ पर 97 विषय थे। इसमें यदि हम स्टेट लिस्ट में बात करें तो यहाँ पर 66 विषय थे, और यहाँ पर समवर्ती सूची में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें और वह है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये होता है कि हमारे देश में विधान पालिका और कार्यपालिका कोई ऐसा कानून या आदेश जारी नहीं कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो, या इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे देश की जो संसद है कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है। हमारे देश की जो कार्यपालिका है उसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, या संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स वर्तमान समय में जो बना हुआ है उसके यहाँ पर अगेंस्ट हो। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो
उस कानून को, संसद द्वारा बनाए गए कानून को या राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अध्यादेश को यहाँ पर रद्द कर सकती है। इसकी शुरुआत तो विशेषकर अमेरिका से ही हुई थी। वहां पर बाबरी बनाम मेडिसिन्स का जो केस था, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो अमेरिका में भी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसे हिंदी में आप कहते हैं, और हमारे देश में भी न्यायिक पुनर्विलोकन का जो संदर्भ है वो अपनाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें और वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायाधीश अपने एक निश्चित सेवा काल तक, एक निश्चित जो उनका कार्यकाल है वहां पर वो बने रहते हैं। तो यहाँ पर न्यायाधीश हैं, उनके लिए सेवा काल की जो शर्तें हैं वो निर्धारित कर रखी हैं, जैसे 65 वर्ष है या फिर उनका जो कार्यकाल है, टर्म है, वो विशेषकर 6 वर्ष का हो जाना चाहिए। दोनों में से जो भी पहले होगा तो उसको बाद में रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ में न्यायाधीश हैं, उनको हटाने के लिए यहाँ पर इम्पीचमेंट है, महाअभियोग है, वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा भी अपने 2/3 बहुमत, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करती है। उसके बाद में किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकते हैं। वर्तमान समय में हम अपने देश की न्यायपालिका के बारे में बात करें तो यहाँ पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 33+1, 34 न्यायाधीश हैं, वो वर्तमान समय में कार्य करते हैं। वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है NV रमना, नथुलापति वेंकट रमना। ये वर्तमान समय में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और वह है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई है कि जो विधान पालिका होगी, लेजिस्लेचर जो हमारी है, जिसे आप जानते ही हैं, संसद कहते हैं आप, पार्लियामेंट, कानून बनाने वाली संस्था हमारे देश में पार्लियामेंट है। तो इसके 2 सदन यहाँ पर बनाए गए हैं। एक सदन है यहाँ पर लोकसभा और दूसरा यहाँ पर है राज्यसभा। लोकसभा है वो सामान्यतः जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, इसका जो लोगों की सभा के रूप में हम इसको जानते हैं, जहां पर डायरेक्ट रूप में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यहाँ पर डायरेक्ट। और यदि हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, कि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं पहले MLA, वे आगे जाकर उस राज्य के लिए राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। तो इस बात की जानकारी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में जो कानून बनाने वाली उनकी संस्था है उसका नाम है यहाँ पर कांग्रेस। इंडिया में कांग्रेस है वो एक दल का नाम है, लेकिन अमेरिका में उनकी कानून बनाने वाली संस्था है। यहाँ पर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा अमेरिका में, और एक दूसरा सदन है वो वहां पर आपको सीनेट मिलेगा। तो ये अमेरिका में व्यवस्था की हुई है कि अमेरिका में भी 2 सदनीय व्यवस्था है, हमारे देश में भी 2 सदनीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है और वो है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का अर्थ यहाँ पर है कि दोहरी शासन प्रणाली। आप अमेरिका में जाएंगे, क्योंकि यूएसए को सबसे स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल इसमें मानते, इसलिए अमेरिका का एग्जाम्पल हम यहाँ पर रख रहे हैं। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां पर एक आपको फेडरल गवर्नमेंट मिलेगी, संघीय सरकार आपको मिलेगी, एक वहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी। यदि आप इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे देश में भी यही व्यवस्था है। एक यहाँ पर आपको यूनियन गवर्नमेंट मिलेगी, संघीय सरकार मिलेगी, दूसरी आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी। अमेरिका में फेडरल सरकार है, इस पर अधिकार रखता है वो वहाँ का प्रेसिडेंट रखता है, राष्ट्रपति रखता है। और यहाँ राज्यों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका में जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो वहाँ अधिकार रखते हैं। अमेरिका में जानकारी आप रखती होंगी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद नहीं है, बल्कि वहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति पद निर्मित किए गए हैं। इंडिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो संघीय सरकार है उस पर जो वास्तव में नियंत्रण रखता है वो होता है यहाँ पर PM, और राज्यों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर होता है CM। तो ये यद्यपि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी आपको मिलेगा यूनियन में, इंडिया में, और यहाँ पर स्टेट्स में गवर्नर भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो शक्तियों का संचालन करता है वो PM और CM ही अपने अपने उस अधिकार क्षेत्र में सरकारों को आगे संचालित करने के लिए करते हैं। ये हमने बात की
हमारे देश का जो संविधान है उसकी संघात्मक फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जा चुका है कि भारत का जो संविधान है उसकी संघात्मक विशेषताएं कौन सी हैं, फेडरल फीचर्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी यूनिटरी एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें, आर्टिकल 1 है, वो भी संविधान के यूनिटरी फीचर्स के बारे में बात करता है, जिसमें विशेषकर कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर यूनियन जो शब्द है, यूनियन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए हम भारत को एक यूनियन स्टेट्स के रूप में हम इसको जानते। नेक्स्ट में हम बात करें और वह है आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उसको यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति राज्यों के लिए राज्यपाल अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। इसमें राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बना सकता है और जब चाहे उसको उसके पद से हटा सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 155 स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि कोई भी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति है वो यहाँ पर वास्तव में तो कार्य करता नहीं है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर पीएम है और उसकी जो कैबिनेट है ये यहाँ पर सिफारिश करती है प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति फिर आगे जाके यहाँ पर गवर्नर है जो राज्यपाल है उसको यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अनुच्छेद 155 है जो इस बात का वर्णन करता है कि भारत का जो प्रशासन है उसमें जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल यहाँ पर राज्यों के लिए बनाए गए हैं उनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 भी यूनिटरी फीचर्स का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप इसको मानते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि शासन की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ही यहाँ पर निहित हो जाती है। इसमें क्या है कि विशेषकर यूनिटरी में आपको पहले ही बताया गया था कि जहां पर केंद्रीय जो शासन की व्यवस्थाएं हैं वो लगभग एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसा वहां पर प्रतीत होता है। अनुच्छेद 200 में यही है कि जो भी राज्यपाल होता है, गवर्नर जो होता है, वो विशेषकर राज्य की लेजिस्लेचर जो विधान पालिका होती है वो कोई भी कानून बनाती है और अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी भी विधेयक को यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास में भेज सकता है। जैसे लेजिस्लेचर होगी वो यहाँ पर गवर्नर को सौंपेंगे, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही किसी राज्य में कोई कानून बनता है। अब राज्यपाल के पास में वो बिल भेज दिया गया, उसके बाद में राज्यपाल है वो इसको प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पर भेज देता है, राष्ट्रपति के पास में वो भेज देता है। इसके बाद में है अनुच्छेद 249, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें राज्यसभा है, राज्यसभा को विशिष्ट पावर मिल जाती है, शक्तियां मिल जाती है कि राज्यसभा राज्य सूची में जो स्टेट लिस्ट बनी हुई है, जैसे वर्तमान समय में आप जानते हैं इसमें 59 विषय हैं, राज्य सूची के किसी भी विषय को नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय जो महत्व है, राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पर घोषित कर सकती है। और यदि राज्यसभा राज्य सूची में ये जो विषय दिए गए हैं इनमें से किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है अपने बहुमत के माध्यम से, तो वहां पर यहाँ राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। केंद्र सरकार का अभिप्राय है यहाँ पर हमारे देश की संसद और उसमें लोकसभा विशेषकर कार्य करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 है वो वर्णन करता है कि जहां पर विशेषकर यदि बात की जाए इसी अनुच्छेद के बारे में तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के माध्यम से ही हम अपना जो देश है उस देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर आप रखते हैं। अनुच्छेद 250 है वो वर्णन करता है कि यदि देश में आपातकाल जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर पूरे देश का जो प्रशासन है वो केंद्रीकृत हो जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया में यदि हम इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं, जैसे वर्तमान समय में अभी जो कोरोना काल चला हुआ है और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से वहां पर एक बहुत पुराना एक्ट बना हुआ है 1897
और यहाँ पर हम बात करेंगे इमरजेंसी। यदि देश में कोई आपातकाल घोषित हो जाता है तो उस दौरान ये जो पूरा इंडिया है इसका प्रशासन केंद्रीकृत हो जाता है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपने पास में यहाँ पर उनको रख लेती है, अपने पास ही वो अधिकार यहाँ पर रख लेती है कि किस प्रकार से किसी राज्य में कार्य किया जाए। उसके बारे में अनुच्छेद 250 वर्णन करता है। 252 अनुच्छेद 252 है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि आप जानना चाहें जहां पर एक या एक से अधिक कोई भी राज्य हो सकते हैं, इनकी जो विधान पालिका है, लेजिस्लेचर है, ये केंद्र सरकार से, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करती है कि राज्य सूची में जो स्टेट लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, इस स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाए। यदि एक सिंपल वे में आप इसको मान सकते हैं कि यदि राज्य की जो विधान पालिका केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाए या हमारे देश की संघीय सरकार बनाए, तो ऐसी सिचुएशंस में केवल उन राज्यों के लिए हमारे देश की जो संसद है वो कानून बना सकती है। इस बात को आप जान करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 है, ये वर्णन करता है कि यदि हमारे देश की केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है वह किसी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट है, समझौता है, वो करती है, और उस समझौते में यदि स्टेट लिस्ट, राज्य जो सूची है, स्टेट लिस्ट का कोई विषय शामिल हो जाता है उस अंतरराष्ट्रीय समझौते में, तो यहाँ पर राज्य सूची पर, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे देश की संसद को या हमारे देश की संघीय सरकार को मिल जाता है, यदि अंतरराष्ट्रीय समझौते में इस राज्य सूची के विषय को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 है, ये नेशनल जो इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके बारे में बात करता है कि यदि हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या आक्रमण होने की कोई संभावना हो या किसी भारत के भाग में यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर पूरे देश का प्रशासन है वो संघीय सरकार चला सकती है, और केंद्र सरकार है वो यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से ये भारत है, भारत के किसी एक भाग में या संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके पूरे भारत में या भारत के किसी एक भाग में यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती है, और उस क्षेत्र में वहां पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन जो गवर्नमेंट है, हमारी संघीय सरकार है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। यदि इस आर्टिकल्स के बारे में हम बात करें, इस अनुच्छेद के बारे में, तो इसमें स्टेट से रिगार्डिंग है, ये राज्य सरकारों से संबंधित है कि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर संबंधित राज्य में प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो वहां पर लगा दिया जाता है, और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो वहां पर सीएम का कार्य समाप्त हो जाता है। जो भी कार्य करेगी वो यहाँ पर कार्य करेगी हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, संघीय सरकार यहाँ पर कार्य करती है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें और वह है अनुच्छेद 360। ये यद्यपि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी आप इसको मान सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होने के साथ में आप ये जानकारी और रखें कि भारत में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यद्यपि आज के समय में, आज जो संदर्भ चल रहा है कोरोना काल में, इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी डाली गई थी, रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, एक दया याचिका है वो यहाँ पर डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक आपातकाल की घोषणा भारत में कर दी जाए। ये जो कोरोना काल चल रहा है इसी के, इसको इकोनॉमिक क्राइसिस में शामिल करने के बारे में बातें की गई थी। तो ये जो बात करता है, यदि देश में कोई आर्थिक आपातकाल की सिचुएशंस पैदा हो जाए, परिस्थितियां बन जाए, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। जो भी प्रशासन है फिर यहाँ पर केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया जाता है, यदि भारत में आर्थिक महामंदी फैल जाती है तो। इसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें और वह है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। सरकारें अनेक बार से शिकायत करती रहती हैं
कि केंद्र सरकार है वो राज्य में जो भी आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पर भेजते हैं, विशेषकर यहाँ पर जो सर्विसेज काउंट यहाँ पर करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो पदाधिकारी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रहते हैं। राज्य का प्रशासन ये सामान्यतः अपने जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उनको दिया जाता है, अपने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अनुसार यहाँ पर चलाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं और इनको जो सैलरी दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, लेकिन इन पर जो अधिकार जो होता है, इन पर जो आधिपत्य जो स्थापित रहता है वो रहता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारे देश की यूनियन जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर अधिकार रहता है। यूनियन गवर्नमेंट है इनको उनके पद से मुक्त कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है वो इन पर अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो इनका स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें कि स्टेट्स हैव नो कॉन्स्टिट्यूशंस। जो राज्य हैं भारत में उनके पास में, किसी भी राज्य के पास में अपना संविधान नहीं है। यद्यपि जम्मू कश्मीर था उसके पास में अपना संविधान था, 1956 में उन्होंने लागू किया था। अभी 5 अगस्त 2019 से जो जम्मू कश्मीर है उनको 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इनको केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बना दिया गया है। उसका अपना एक अलग संविधान था। यद्यपि भारत के अभी वर्तमान समय में किसी भी राज्य के पास में अपना कोई अलग से संविधान नहीं है, पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, उसी संविधान के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाया जाता है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में प्रत्येक जो 50 राज्य हैं उन प्रत्येक राज्यों के पास में अपना संविधान है और उसी संविधान के माध्यम से वो अपना प्रशासन चलाते रहते हैं। साथ में केंद्र का भी उनका अपना एक संविधान है, राज्यों का भी अपना एक संविधान वहां पर कार्य करता है। लेकिन भारत में केवल एक ही संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यहाँ पर कार्य करता है। राज्यों के पास में किसी प्रकार से उनका कोई संविधान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें सिंगल फ्लैग। पूरे भारत के लिए यहाँ पर एक ही राष्ट्रीय जो ध्वज है, तिरंगा झंडा है, उसको अपनाया गया है। राज्य हैं, सभी राज्य इसी तिरंगे झंडे को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और यदि कोई राज्य इसके बारे में सिफारिश भी करता है कि उसको एक अलग से झंडा दे दिया जाए तो, और यदि संसद उसको परमिशन भी दे देती है, लेकिन फिर भी जो तिरंगा झंडा रहेगा ये यहाँ पर सर्वोच्च रहेगा और इसके नीचे जो राज्य सरकारें हैं वो अपना जो झंडा है वो फहरा सकती है, लेकिन सर्वोच्च जो रहेगा वो तिरंगा झंडा ही रहेगा। पूरे भारत में यहाँ पर सामान्यतः एक ही जो तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय जो फ्लैग है तिरंगा, उसको अपनाया गया है। अमेरिका में यदि हम बात करें तो अमेरिका में प्रत्येक राज्य के लिए 50 राज्य हैं, 50 राज्य अपना अलग प्रकार से राज्य का झंडा भी रखते हैं और अमेरिका का झंडा भी वहां पर रहता है। इसके बाद में है नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, एकहरी नागरिकता। भारत के बारे में हम यहाँ पर जानकारी रखें कि पूरे भारत में केवल एक ही जो नागरिकता का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप है और वह है भारतीय, इंडियन सिटीजन। यहाँ पर राज्य हैं, राज्य निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं, रेजिडेंस ऑफ पर्टिकुलर जो भी स्टेट होता है, हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन सिटीजन जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से ही दिया जाता है। यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर कोई भी एक व्यक्ति है वो 2 प्रकार से सिटीजन होता है, वो स्टेट का भी सिटीजन होता है और अमेरिका का जो फेडरल है, जो संघ है, उसका भी सिटीजन होता है। लेकिन भारत में केवल एक ही है, इंडियन, केवल भारतीय ही रहता है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर राज्य का निवासी है, लेकिन सिटीजन जो सिप रहेगी वो केवल इंडिया की रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है और वो है आर्टिकल 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। ये विशेषकर बात करता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो किसी भी राज्य है, सपोज कीजिएगा ये एक राज्य है और इसके साथ में ये दूसरा राज्य है और यहाँ पर ये तीसरा और ये यहाँ पर 4, ये राज्य है। हमारे देश की जो संसद है वो किसी भी राज्य से यहाँ पर 2 राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य के 2 भाग यहाँ पर कर सकती है, उसके 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकती है, एक ही राज्य से यहाँ पर 4 राज्य बना सकती है, इससे अधिक बना सकती है। ये पावर्स यहाँ पर संसद के पास है। इसके साथ में हमारे देश की जो संसद है वो 2 या 1 से अधिक राज्यों को मिलाकर
इन चारों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण भी यहाँ पर कर सकती है। ये चारों हैं, इन चारों को एक ही नाम से जाना जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर राज्यों का नाम भी परिवर्तित कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसद है, संसद के पास में असीमित शक्तियां यहाँ पर हो जाती है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है, एक राज्य से एक से अधिक राज्य बना सकती है। ये अनुच्छेद 3 के अनुसार यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है वो विशेषकर हमारे देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस बजट का जो खर्चा है वो विभिन्न विभागों द्वारा किस प्रकार से किया गया उसकी सूक्ष्मता से जांच करता है। इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हो जाती हैं, केंद्र सरकारें भी शामिल हो जाती हैं। तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है वो विशेषकर पूरे भारत में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसका खर्चा किस प्रकार से राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने किया उसका सूक्ष्म तरीके से बारीकी से विश्लेषण करता है और इसकी रिपोर्ट फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर सौंपी जाती है। वित्त मंत्री है, प्रेसिडेंट है, इनको ये रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। हमारे देश में जो नीतियां हैं वो केंद्रीकृत यहाँ पर बनाई जाती हैं। यदि हम शुरुआत करें यहाँ पर योजनाओं के बारे में तो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 15 मार्च 1950 को यहाँ पर योजना आयोग बनाया गया। यद्यपि अभी योजना आयोग है उसका नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया है और उसका नाम हो गया है नीति आयोग। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान ये इसका वर्तमान में नाम रख दिया गया है, वैसे नीति आयोग के रूप में आप इसको जानते हैं। 1 जनवरी है 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यहाँ पर कार्य कर रहा है। एक जानकारी आप रख लीजिएगा कि भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली। उसके बाद में अभी कोई पंचवर्षीय योजना कार्य नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रशासन चलाया जा रहा है वो केंद्रीकृत है। किसी की जो प्लानिंग होगी वो केंद्र सरकार के माध्यम से बनाए जाएंगे। वर्तमान समय में योजना आयोग है, इसका जो अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका के स्ट्रक्चर्स के बारे में आप जानकारी रखिए। तो इस प्रकार से हमारे देश की न्यायपालिका का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के बारे में आप जानते हैं और टॉप में यहाँ पर जो रहता है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ये पिरामिड की भांति एक त्रिभुज के आकार में यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि बेस है ये इसका चौड़ा होता जाता है और ऊपर आप जाएंगे तो ये नैरो होता जाता है। तो यहाँ पर विशेषकर सुप्रीम कोर्ट है वो विशेषकर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनके डिसीजंस हैं वो चेंज कर सकता है, हाई कोर्ट के डिसीजन को भी चेंज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके डिसीजन को भी यहाँ पर चेंज कर सकता है। सभी के जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर परिवर्तित कर सकता है। ये इसके पास में विशिष्ट शक्तियां यहाँ पर मिली हुई है, इस कारण से हम इसको एकीकृत न्यायपालिका के रूप में आप इसको जानते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19 और ये है नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा है, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे अमेरिका को समझिएगा एक बार आप, यदि आप यूएसए में जाएंगे तो वहां पर 50 स्टेट है, प्रत्येक जो राज्य है वो 2 प्रतिनिधि भेज सकता है। सीनेट में जो संख्या है जो उनकी राज्यसभा है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा, उनमें उनको यहाँ पर सीनेट कहा जाता है। तो सीनेट है उसमें 100 सदस्य वहां पर है, प्रत्येक राज्य के हिस्से में 2 आते हैं, चाहे राज्य छोटा हो, जनसंख्या में, क्षेत्रफल में कोई भी उसकी स्थिति हो, लेकिन वो 2 प्रतिनिधि भेजता है। दूसरा यहाँ पर हम भारत में बात करें तो यहाँ पर जो राज्यसभा बनी हुई है इसमें भी राज्यों के पास में समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे आप हरियाणा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5, पंजाब में यहाँ पर 7 हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनके पास में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रतिनिधित्व उनको। इसके बाद में नेक्स्ट है और वो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जो वित्तीय विकास है वो भी केंद्रीकृत ही रहता है। जैसे यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बनाए जाते हैं, वित्त आयोग यहाँ पर बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में जो एनके सिन्हा है 15वें वित्त आयोग वो बनाए गए हैं, उनका जो कार्य है वो 2020 से अभी चल रहा है। तो एनके सिन्हा है वो फाइनेंस कमिश्नर है, 15वें वित्त आयोग बनाए गए हैं। इससे पहले 14वें वित्त आयोग थे जो थे वाईवी रेड्डी, और ये 14वें वित्त आयोग थे। वर्तमान समय में जो कार्य कर रहा है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ में अभी जो केंद्र सरकार है उसने एक और यहाँ पर वस्तु सेवा जो कर है, जीएसटी है,
वो एक अलग काउंसिल बना दी है और इसी के माध्यम से ही यहाँ पर जो टैक्स का वितरण है वो राज्यों को जा रहा है। इसमें जैसे हम बात करें विशेषकर 4 प्रकार से कैटेगरीज आप इसको मान सकते हैं। एक तो होता है SGST, एक होता है CGST, एक यहाँ पर है UTGST और एक यहाँ पर होता है IGST। 4 प्रकार से आप जीएसटी को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम SGST के बारे में बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार है और वो यहाँ पर राज्यों को स्वतंत्र छोड़ देती है कि आप अपना यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। तो जो भी वस्तु है उसका निर्माण हो रहा है, जो भी यहाँ पर कार्य है, तो यहाँ पर राज्य सरकारें इस टैक्स को अपने पास रखती हैं। CGST है, इसको केंद्र सरकार अपने पास रखती है। UTGST यूनियन टेरिटरी के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे वर्तमान में 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी रिगार्डिंग है कि वे अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी अपने पास में टैक्स रखते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है IGST, इंटीग्रेटेड GST। इसमें यह होता है कि कहीं पर कोई सामान बन रहा है, जैसे एक स्टेट में सपोज कीजिएगा हरियाणा में कोई सामान बना और उसको पंजाब में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर जो लगेगा टैक्स उसको हम IGST बोलते हैं, दूसरे राज्य में जो बेचा जाएगा। और ये जो IGST मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पर जिस राज्य में जो सामान बेचा गया है वहां पर। जैसे हरियाणा में तो ये प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर इसको नहीं मिलेगा। जिस राज्य में जो सामान बेचा जाएगा वहां पर IGST लगता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यहाँ पर रहता है। तो यहाँ विशेषकर आप मानते हैं कि प्रत्येक संदर्भ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर रहता है। यहाँ पर SGST में भी यदि कोई वस्तु है उस पर 18% टैक्स लग रहा है तो 9% यहाँ पर SGST रखेगी और उसी वस्तु पर CGST है वो भी 9% रहेगा। तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा ले लिया। UTGST है, इसमें भी यही है कि 9% ये अपने पास रखेगी, कोई विशिष्ट वस्तु है। और यहाँ पर भी CGST है वो भी 9% ही रहेगा। IGST में भी यही है कि IGST लगा दिया, यहाँ पर कोई सामान बना, सामान बनने के बाद में जहाँ बेचा जा रहा है वहां पर भी यही रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना 9% रखेगी, बाद में 9% है जिस राज्य में वो सामान बेचा गया उस राज्य में वो उसको सौंप देती है कि आपका IGST बनता है। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इंटरफेयर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन रहते हैं। राज्य कई बार इसके बारे में शिकायत भी करते रहते हैं कि आप हमें जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है उसमें थोड़ी सी रियायतें दीजिए। तो इस प्रकार से आज हमने जो बात की है वो बात की है भारतीय संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।